Flash 64। ठीक है, अशोका गुरु के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं F64 से एक UFS को कैसे रीड करते हैं, कैसे राइट करते हैं, तमाम उन सभी जानकारियों को देंगे। कैसे फॉर्मेट करते हैं, कैसे प्रोग्राम करते हैं, कैसे आप पार्टीशन बनाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं F64 के माध्यम से आप लोगों को आज बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये F64 का बॉक्स है और ये एडाप्टर है उसका। तो ये आपको कंप्लीट जब बॉक्स लेंगे, F64 का फुल बॉक्स लेंगे अल्ट्रा, तो ये आपको एडाप्टर मिलेंगे। ऐसे 4 एडाप्टर मिलेंगे आपको। अगर आप लाइट लेते हैं तो उसमें ये मिलेगा, और इसके साथ साथ आपको F64 के बॉक्स में एक ISP किट मिलेगी, जो मॉडिफिकेशन भी यहाँ देखिए हमारा हुआ है, तो आप लोग भी मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। और ये ISP किट होता है जो कि आप लोग के MMC के लिए इसके ऊपर दिया गया है 1 से लेके 6 तक, और नीचे हमारा 0 से लेके 9 तक है। तो इसमें सारे फंक्शन को इन्होंने इसमें सबमिट किया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ जोड़ना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और MMC के लिए यहाँ पे है। अगर आपका MMC आपका जैसे UFS हुआ, MMC हुआ, आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ी सी वोल्टेज का जो है बहुत ही इशू रहता है, बहुत ही सेंसिटिव इसका थोड़ा कनेक्टिविटी है। तो अगर उस समय अगर आप लोग स्विच दिया गया है, इसमें SPR इसको स्विच बोलते हैं, SPR स्विच। तो SPR स्विच को हम अप डाउन करेंगे तो ये ऑन ऑफ होगा। तो इसका जो रजिस्टेंस लगा है, रजिस्टर जो लगा है, उसकी रजिस्टेंस जो है 10K और 22K का जो भी है। तो ये आपने किया है कि पीछे आ रहा है, इनपुट आ रहा है? क्या सर? ये जो मॉडिफिकेशन की है आपने की है कि पीछे से आई है? नहीं, ये आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ये मैंने किया है, तो आप लोग भी अपने से कर सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन देखिए, 2 रजिस्टर को मैंने निकाला हुआ है। तो ऐसे करके, और इसके ऊपर भी मॉडिफिकेशन करना होता है रजिस्टर और अपने मान के हिसाब से। तो पहले कंपनी की जो फिटेड आती है वो अलग आती है, आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन पीछे के जब पहले ये अपडेट नहीं हुआ था तो उस समय ये मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम थी, कमियां थी, जो आगे हम दिखाएंगे आपको अभी एप्लीकेशन में कि ये मॉडिफिकेशन करना क्यों जरूरी उस समय था। लेकिन फिलहाल अभी जो नया किट लेंगे उसमें आप मॉडिफिकेशन अगर नहीं करते हैं तो भी आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है, मतलब कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग ये पीछे के मॉडिफिकेशन कर चुके थे, जिसके वजह से हम लोग दिखा रहे हैं। तो हम लोग ये स्विच को, SPR स्विच को बंद कर देते हैं या ऑन करते हैं, जैसे भी हमारा कनेक्ट होता है। ठीक है, ये केवल ISP के लिए ही आपको इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप चिप आउट करना बेस्ट जानते हैं तो आप इस बॉक्स को यूज करिए, सबसे बेस्ट है। 1 क्लिक में कनेक्टिविटी है, और सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपका जो भी इसमें काम होगा वो फास्टली काम होगा। स्पीड अब आपका 450 Mbps की दर से आपको मिलेगी। हालांकि ISP पे स्लो है, और ISP का जो V2 वर्जन आया है उसमें भी और थोड़ा सा आपका डाउन कर दिया गया है स्पीड को, तो वो थर्ड पार्टी की तरह है। तो अभी हम आते हैं इसमें कि आप लोगों को हम दिखाते हैं। पहले हम आपको एक बोर्ड लेकर आए हैं, ये सैमसंग A14 A146B। तो हम यहाँ पे अभी देखिए CPU MMC लगा हुआ है, CPU UFS। इसमें UFS को हम लोग रिमूव करेंगे लाइव में, और दिखाएंगे कि इसकी क्या कंडीशन है अभी हमारे PC में, और उसकी क्या चेंजिंग हम लोग कर सकते हैं, कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे, क्या क्या इशू आती है, क्या एरर आती है, सारी चीज़ों को यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो लाइव में आते हैं। पहले एवरीथिंग इज ओके सर? यस सर। ठीक है, सही है सर, अब काम चल जाएगा कुछ दौड़ेगा सर। ठीक है, तो देखिए आज मैं ये भी बताऊंगा कि UFS को कितनी आसानी से आप निकाल भी सकते हैं। तो एक काम होगा पहले कि हमारे पास ऐसा ट्यूजर होना चाहिए जो हमारा स्क्रैपर होता है। तो स्क्रैपर में ये देखिए हुक वाली है, तो इसको ध्यान देंगे ना। हम अपना टेम्परेचर रखेंगे 330, और अभी चाहे तो आप CPU सील्ड कर सकते हैं, तो हम सील्ड को भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो CPU सील्ड नहीं भी करिए, लेकिन फिलहाल सेफ्टी से काम करिए। सील्ड को सील कर देते हैं, CPU को सील कर देते हैं। ठीक है, तो हमने एक
टीना रख दिया है उसके ऊपर। और अभी हम इसको धीरे धीरे प्री हीट हल्का सा करते हैं और जितना जल्दी हो सके यूएफएस को हम बाहर निकालेंगे बिना पेस्ट के। अगर आप पेस्ट लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। और ये राउंड घूमता रहेगा, बीच में थोड़ा सा ज़्यादा देंगे आप अपने को और किनारे में ये उठा के साइड में रख देंगे। ठीक है, अभी हम यूएफएस को बाहर निकाल लिए हैं, ये सामने आपको दिख रहा होगा। अब इसको साइड में रख देंगे। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ एक खासियत आपको बता दें कि F64 में आपको यूएफएस रिवॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस पे ही इसको यूएफएस को लगाते हैं। Flash 64. तो हम लोग इसको रिवॉल्व नहीं करेंगे, केवल हम इसको क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, यूएफएस को जितनी जल्दी हो सके क्लीन करेंगे। पहले हमारा ये असेंबली गर्म हो गया, यहाँ पे हम लोग ऐसे रखेंगे और साइड में खींच देंगे। फिर 10 सेकेंड का वेट करेंगे, 2 सेकेंड का, ऐसे खींचेंगे, एक साइड में एक ही बार खींचेंगे। ठीक है, यूएफएस को गोल गोल राउंड नहीं घुमाएंगे, क्योंकि इसमें टाइमिंग अगर ज़्यादा जाएगी तो हमारा यूएफएस का लून क्रैप्ट हो जाएगा या बहुत कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जो हीटिंग की वजह से होती है। तो हम अच्छे से ऐसे बराबर फेर के इसको निकालेंगे। निकालने के बाद अच्छे से इसको कॉटन से साफ कर लेंगे। इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो ये पीपीडी का या ग्लू का जो भी एरिया होता है, हमारे बॉक्स में जो पिन लगा रहता है उसमें अगर ये चिपक जाएगा तो बाद में कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आती है। तो हम अच्छे से देखिए एकदम नेट एंड क्लीन इसको क्लीन किए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एकदम कोई बॉल रिवॉल्विंग नहीं किया है। इसको हम साइड में रखते हैं। ये हमारा, ये हम वर्जन के हिसाब से देखेंगे, इसमें हमारा ये 14 में VGA 254 लगता है। तो हम नोच पॉइंट यहाँ पे इसका दिया गया है, तो नोच पॉइंट को अपने यूएफएस को नोच पॉइंट के हिसाब से रखेंगे। बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, इधर रख के। ये बॉक्स है हमारी। ये नहीं नंबर डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बॉक्स को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे USB से कनेक्ट करेंगे। ये बॉक्स का वेट करेंगे हम। ये बॉक्स में हमारे इस तरह से आ जाएगा कि VCC कोर की जो लाइन है हमारे 3.32 और USB की लाइन हमारी जो है 5 वोल्ट आ रही है। तो इससे हमें ये पता चल गया है कि हमारी ये वोल्टेज शुरू हो गई है। तो अब हम आते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। कंप्यूटर के स्क्रीन पे हम ओपन करेंगे F64 बॉक्स अल्ट्रा को। कोई दिक्कत नहीं, बट ऊपर से दूसरा है, बस कोई दिक्कत नहीं। नोज कोई दिक्कत नहीं, वही 50 है, ये 50। ठीक है, F64 की बॉक्स देखिए, यहाँ हमने सॉफ्टवेयर को अब खोल लिया है। खोलने के बाद हम यहाँ पे पहले बॉक्स को कनेक्ट करेंगे।
ये हमारा USB 3.2 पे लगा हुआ है। तो जब हम अभी एडाप्टर को नहीं लगाएंगे, केवल हम बॉक्स को कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक लाइन लिख दिया है कि आपका एक बॉक्स जो है F64 का कनेक्ट हुआ है, फाउंड हुआ है। अगर यहाँ पे आप चाहें तो मल्टी भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपके पास 2 या 3 या 4 बॉक्स हो तो आप एक साथ 2, 4, 5 को भी यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल ये हमारी रेडी हो गई है बॉक्स। अब इसका कनेक्टिविटी शुरू होना चाहिए। तो हमारी आवाज जा रही है सर सभी को? यस सर, ऑल ओके। ठीक है, अभी आ रही है सर आवाज। ठीक है थैंक यू। ये देखिए मैंने अभी एडाप्टर को लगा दिया। एडाप्टर लगाने के बाद यहाँ चेक करेंगे तो पहली लाइन जो हमारी है वो F64 के अल्ट्रा का सीरियल नंबर दे रहा है कि हमारी इसमें F64 में क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, कैसे है, बॉक्स की क्या डिटेल है, वो ऊपर हम आते हैं सबसे ऊपर, वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए F64 अल्ट्रा के ये वर्जन हमारी ये कर दिया है, सीरियल नंबर भी बता दिया है। ये PC सूट जो वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं उसका है। ये कितने डेट को अब कैलिब्रेशन हुआ है, इस कैलिब्रेशन को भी हम आपको आज बता देंगे। कैलिब्रेशन कैसे होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है। जब हमारी PC कन्वर्ट होती है, हमारी सॉफ्टवेयर दूसरे PC में जाती है, तो उस PC का हमारे बॉक्स से वोल्टेज की कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिसके वजह से कैलिब्रेशन हमारी करनी होती है। तो कैलिब्रेशन के लिए हमारी सेटिंग में जाएंगे, हार्डवेयर में जाएंगे। यहाँ पे देखिए हमारी कैलिब्रेशन का ये पॉइंट दिया गया है। तो ये हम जब कैलिब्रेशन करेंगे तो हमारे बॉक्स में एडाप्टर नहीं लगा होना चाहिए। सबसे पहले कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है इससे? कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी सबसे पहले जैसे हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो हम अपना ईमेल आईडी और यूजर आईडी फॉर्मेट पूरा हम फॉर्म भरते हैं और यहाँ पे अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद हमारा सर्वर से ये हमारी डिटेल F64 के पास पहुँच गई होती है। अब हमारी जो बॉक्स है उसमें जो चिप लगी है, उस चिप को हमारे UFS या MMC से कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है उसका तालमेल बैठाने के लिए हम कैलिब्रेशन करते हैं कि हमारा बॉक्स और PC का जो वोल्टेज है आपस में एक निश्चित मात्रा में देने लगे। जो हमारी वोल्टेज जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही दे, उसको कम या बेसी ना दे। तो कैलिब्रेशन भी करके हम आपको दिखा दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग ADC कैलिब्रेशन, मतलब हमारी जो ये है हमारी सॉफ्टवेयर है और बॉक्स है कंप्यूटर से, हमारी कंप्यूटर में हमारे जो लैपटॉप में हमारी वोल्टेज होती है ना, वो हमारे USB के माध्यम से हमारे सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करता है और उसी अकॉर्डिंग हमारी वोल्टेज को हमारे बॉक्स में F64 के बॉक्स में आदान और प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखिए हम कैलिब्रेशन हो गई है हमारी। अभी हमारी यहाँ पे लिख दिया है वोल्टेज हमारी कैलिब्रेशन हो गई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये वोल्टेज की कैलिब्रेशन हो रही थी। तो अभी कैलिब्रेशन हो गई है हमारी। तो अब हम आते हैं अपने बॉक्स को कनेक्ट करते हैं। जब हमारी ये एरो की निशान जहाँ जहाँ जाएगी वो वहाँ हमको जाना है। इसमें इतना सॉफ्टवेयर इतना ईजी बनाया गया है कि अभी ये बोला है कि हमने आपका बॉक्स कनेक्ट कर दिया, ये ब्लूटूथ से भी कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपको चेक करनी है। तो हम पहले यहाँ पे अगर चेक करते हैं बिना बॉक्स बिना एडाप्टर लगाए, बस केवल बॉक्स को कनेक्ट किए हैं, तो हमारी ये बॉक्स का डिटेल पूरी दे दी गई है कि हमारा ये वर्जन इतना है और ये हमारा सॉफ्टवेयर ये वाली वर्जन यूज कर रही है 1/2/2027 तारीख 2 महीना 2026 को मेरी ये अपडेट आई थी। वो अपडेट मैंने ये लगाया है। कैलिब्रेशन हमारी जो आज मैंने शुरू किया था, आज आपके सामने किया है 17 तारीख को। तो टुडे हमने कैलिब्रेशन कर दिया है। सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है वो इतने डेट को बनाया गया है, इतने डेट तक। अभी अब हमारा ये बॉक्स जो है वो कंप्लीट डिटेल दे दिया है। तो हम अपने बॉक्स में हम अब एडाप्टर को लगाएंगे UFS 254 को, VGA 254 को यहाँ हमने लगा दिया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो जब चेक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन मेरा आया है कि F64 की जो सॉकेट है, ठीक है, F64 की जो सॉकेट है वो हमारा आ गया है। ठीक है, तो हम ऊपर चलते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं, एक एक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमारे बॉक्स का डिटेल यहाँ तक था। दूसरा है हमारे सॉकेट का। तो यहाँ पे F64 की सॉकेट जो डिटेक्ट हुई है, जो अब बता रहा है कि UFS 254 जो सॉकेट है हमारा ये यूज हुआ है, फिक्स हुआ है। उसका सीरियल नंबर ये है और उसकी जो वोल्टेज है वो 316 मिली वोल्ट दिया गया है। और UFS हमारा अब सॉकेट में मेरा UFS कनेक्ट हो गया है सक्सेसफुल।
जो हाई स्पीड गियर 3 पे यूज हुआ है उसकी स्पीड हमारी 449 Mbps की है, जो इसकी हम स्पीड जो है और बढ़ा भी सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि VCC वोल्टेज हमारा 2.83 वोल्ट है, VCCQ हमारा 1.22 है और VCCQ2 1.76 वोल्टेज है। ये लाइनें जो है कैलिब्रेशन के समय यही लाइनें हमारी सेट होती है कि हमारे UFS को लिए कितना कितना वोल्टेज सेट होनी चाहिए। तो जो हम कैलिब्रेशन बता रहे थे वो इसी वोल्टेज को कैलिब्रेट करने के लिए बताया जा रहा था। अब दूसरा देखिए UFS सपोर्ट जो है हमारा है इंटरफेस, ये हो गया हमारा UFS की सपोर्ट मेंबर, ठीक है। तो UFS के बारे में ये बता रहा है कि ये गियर 1 पे कनेक्ट हुआ है और गियर 2 पे भी कर सकते हैं, गियर 3 पे भी कर सकते हैं। तो ये हमारी गियर 3 पे कनेक्ट हुई है, जो ऊपर देखिए हाई स्पीड लिखा हुआ है, ये इसके ऊपर कनेक्ट नहीं होगी। अगर आप इसको चाहें तो आप गियर और भी कम करके इसको यूज कर सकते हैं। तो ये गियर और भी कम करके यूज किया जा सकता है, जैसा कि MMC में भी। तो ये जो हमारा ये UFS लगा है IC, वो सैमसंग की है, उसका सीरियल नंबर ये है, ठीक है। पूरी ये कब बनी हुई है डिटेल पूरी चीज़ इसको दिया गया है। यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज है, इसका वर्जन है 2.2, जो UFS 2.2 बोलते हैं वो यहीं पे देख के हम लोग बोलते हैं UFS 2.2 यूज हुआ है। जो हमारी इसकी जो बनाने की इंफॉर्मेशन है वो VGA 254 है और ये 128 GB की मेमोरी कार्ड है। इसमें हमारा 32 GB का रैम और ये LPD DDR4X की जो वर्जन है वो लगी हुई है। तो अब आगे चलते हैं इसके आगे के सीरियल में। तो ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे चलते हैं पूरी चीज़ों को। तो यहाँ से UFS की एक्टिवेशन के बारे में हमें पार्टीशन के बारे में पता चली है कि इसमें हमारी पार्टीशन बनी हुई है, जो कि तो इस पार्टीशन के हिसाब से हम लोग ये समझते हैं कि हमारी कौन सी है, जैसे MediaTek है, क्वालकॉम है कि Exynos है। यहाँ पे देखिए UFS की पूरी हेल्थ बताई जाएगी कि UFS की क्या कंडीशन है। तो SLC और MLC ये दोनों हमारी इम्पोर्टेंट है हेल्थ के लिए, जैसा कि इसमें 0 to 10 है, सही है, ओके है। तो हम आगे चलते हैं इसके आगे। नॉर्मल देखिए इसका लाइफ जो इन्फॉर्मेशन है वो प्री एंड ऑफ लाइफ, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कंज्यूम हो सकता है, लाइफ टाइम यूज हो सकता है, ऐसे शब्दों का यूज का होगा तो वहाँ ध्यान देना है। तो अभी ये नॉर्मल है, इसलिए हम लोग इसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में पूरी MMC के बारे में हर एक चीज़ को बताया गया है, ये हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। आगे चलेंगे जहाँ पे हमारी ये इम्पोर्टेंट लाइन होती है, जो हमारी UFS में प्रॉब्लम आती है, वो प्रॉब्लम को हम यहीं पे फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारा पार्टीशन इसमें कितने बने हुए हैं, तो ये पार्टीशन हमारा 57 हो सकता है, 120 हो सकता है, 500 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, चाहे जो भी हो, वो जितनी बार आप फॉर्मेट करते हैं उतनी बार पार्टीशन बनना शुरू हो जाता है। यहाँ इम्पोर्टेंट ये है कि प्राइमरी GPT लोन जो है वो 0 है, या बैकअप GPT जो है लोन 0 इनवैलिड है। अक्सर यहाँ पे होता है ये इनवैलिड हो जाता है। अगर ये इनवैलिड हुआ तो हम पार्टीशन में जाएंगे और यहाँ पे MBR करके एक ऑप्शन दिया गया है, MBR, ये जो ऑप्शन देख रहे हैं MBR, यहाँ अगर हम MBR कर देते हैं तो हमारी प्रॉब्लम करंट में सॉल्व हो जाती है। करंट मतलब तत्काल में सॉल्व हो जाती है, लेकिन ये वापस आने की चांसेस होती है 2 महीने 3 महीने में फिर से ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इससे अच्छा है कि आप लोग अपने फिलहाल कस्टमर को अगर देना हो तो MBR करके निकल सकते हैं। ये चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, जैसा वो यूज करने वाला। अगर ज़्यादा यूज करेगा तो वो प्रॉब्लम जल्दी से आएगी। तो हम इसके बारे में बाद में समझेंगे। ये लोन ये सबसे ज़्यादा ये क्रैप्ट हो जाता है। ये होता भी इसीलिए है कि जब हम अपने UFS को ज़्यादा टाइम ले हिट मारते हैं या हमारी हिटिंग हो जाती है UFS में, तो हमारी ये लोन क्रैप्ट हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है। तो ये लोन जब इनवैलिड हो जाएगी तो हमें MBR करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, लोन 0 में हमारी क्या क्या चीज़ पाई जाती है, कितनी सिक्योरिटी पाई जाती है, इसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पे शो की गई है। अब लोन 1 की बात आई, लोन 1 में भी देखना यही प्रॉब्लम आएगी। इसमें भी लोन क्रैप्ट हो जाते हैं या फिर GPT इनवैलिड हो जाती है। तो आगे आते हैं, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये हमारी सैमसंग की मेमोरी कार्ड है, ठीक है। ये हमारा जो वर्जन है वो 146B, मतलब सैमसंग ये 14 5G से निकाला गया है, ठीक है। इसका कोड भी ये है। इसको छोड़ दिए मैन्युफैक्चरिंग भी देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये वैनिला आइस
क्रीम जो इसका वर्जन होती है, जैसे आपका MI में होता है, ओप्पो में होता है। किटकैट सैंडविच जी। जी किटकैट सैंडविच इसको बोलते हैं 13-14 को। हाँ ठीक है, इसी को, इस वर्जन को ही वर्जन ISO वर्जन होता है एंड्रॉयड का, ये होता है। और इसमें हम लोग ये चेक किए कि अभी इसमें 15 वर्जन अपडेट हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में, और ये डेट कब का है, पूरी चीज़, और फाइल में क्या क्या लगी हुई है, ये सब सारी डिटेल इसमें शो कर रही है। FRP इसमें देखिए इस वाले फाइल में लगी होती है, देव के ब्लॉक में प्रीसेट में ये फाइल FRP लगी हुई है। इसका सीरियल नंबर ये देखिए इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं रहा तो हमारा नेटवर्क नहीं आएगा। तो हम लोग पहले ना कोई भी मेमोरी कार्ड को या UFS को जो भी हम काम करेंगे, हम लोग इसी सिक्योरिटी को बहुत इम्पोर्टेंट रोल देंगे। ये अगर हमारा ये नहीं मिलेगा तीनों लाइन, तो हमारी प्रॉब्लम मतलब फ़ोन तो ऑन हो जाएगी लेकिन हमारा सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, नेटवर्क नहीं आएगी, ऐसी तमाम प्रॉब्लम आएगी। फिर दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ पे हमारा ब्लैंक है FRP, मतलब हमारी FRP अभी हट गई है, जिसकी वजह से यहाँ ब्लैंक दिखाई जा रही है। अगर यहाँ पे एक्टिव लिखा रहेगा या फिर लॉक रहेगा तो यहाँ बताएगा। तो अगर इसको आप अगर हटाना चाहते हैं तो पार्टीशन में आएंगे और एक बार में ही कनेक्ट करेंगे FRP, तो यस करना होगा। तो यहाँ पे FRP आपका पार्टीशन सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब आपका ये FRP निकल गई। और लेकिन ये जानने वाली बात है कि इसने, कंपनी ने एक ही क्लिक में FRP क्यों निकाली और वो कहाँ से निकाली। तो हम ऊपर देखेंगे, ये C ड्राइव में हमारा फाइल है, UFS के सैमसंग में है। आगे हम बढ़ेंगे, ये देखिए पूरी डिटेल बताती है कि प्रीसेट में हम जाएंगे, यहाँ से ये फाइल को इन्होंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इस फाइल को उन्होंने डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से ये हमारी FRP निकल गई। तो अभी हम ये चेक करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें अगर कोई भी रीप्रोग्रामिंग करते हैं UFS या कोई भी चीज़ फॉर्मेट करते हैं, तो सिक्योरिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम सिक्योरिटी लेंगे। तो हम सिक्योरिटी पहले कैसे लेते हैं, और FRP करने से पहले सिक्योरिटी लेने की बाद में, जैसे भी अगर FRP करते हैं या कोई भी डंप डालते हैं या कुछ भी करते हैं, तो अगर सबसे पहले हो सके तो आप सिक्योरिटी जरूर लिया करिए, क्योंकि UFS है, MMC है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कभी भी क्रैप्ट हो सकते हैं। तो आपको जब कभी भी क्रैप्ट हो जाएंगे तो आपके पास सिक्योरिटी रहेगा, तो आप कोई भी दूसरा UFS इसमें डाल के आप उस सिक्योरिटी को राइट करके आप नेटवर्क ला सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पार्टीशन में जाना है। पार्टीशन में ये हमारा जो पार्टीशन नेम है ना यहाँ पे, इसमें हमको 2 फाइलों को पहले चॉइस करनी होगी। वो 2 फाइलें कौन सी है वो हम ऐसे नीचे करके देखेंगे, ठीक है। तो वो 2 फाइलें हमारी ये है, EFS और SES-EFX। ये दोनों को पहले हम कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ब्लू हो गई हमारी स्क्रीन। ये पहले मैं इस अगर 2 फाइलों को हम सिक्योरिटी में अगर ले लिए, तो हमारी अगर मेमोरी कार्ड या स्टोरेज जो हमारी क्रैप्ट भी अगर हो गई, तो भी हम फ्लैश फाइल से हम अपना पार्टीशन बना सकते हैं, उसमें सिक्योरिटी राइट कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 फाइलों को लिया। और यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए रीड करने का ऑप्शन दिया गया, पहला वाला रीड, यहाँ रीड का ऑप्शन दिया गया है। इसको पहले रीड करेंगे हम। तो हम एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाएंगे, डेस्कटॉप पे, जैसा कि हम डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बनाएंगे A14 के नाम से, ये सैमसंग A14, ठीक है। अब इसमें हम इस 2 फाइलों को पहले सेव करेंगे, ठीक है। हमारा तुरंत हो गया, मालूम भी नहीं चला। जैसा कि पहले चेक करेंगे कि हमारा वास्तव में ये दोनों फाइल सिक्योरिटी की आई कि नहीं आई। देखिए यही दोनों फाइल है, ये हमारी सबसे ऊपर की जो दोनों फाइल है ये सिक्योरिटी की है। ये हमारी जब राइट होगी तो ये हमारा प्रोग्राम 0 से पार्टीशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट है। तो हम चाहे तो इसको फोल्डर में एक कॉपी करके रख सकते हैं सिक्योरिटी के नाम से, सिक्योरिटी के नाम से हम इसको रख लेंगे। यहाँ से मूव करके हम अपने इस फाइल में रख लेंगे। अभी ये सिक्योरिटी मैंने एक दफ़ा लेने के लिए बात किया है, ये हमारा सबसे आसान तरीका है सिक्योरिटी लेने का। ये सिक्योरिटी अगर हमारा मिल गया तो अगर हमारे मेमोरी कार्ड या स्टोरेज की हमारी जो UFS की हेल्थ ख़राब भी रहेगी, अगर ये दोनों मिल गए तो वेरी गुड। अगर हमारी MMC या UFS हमारी सही है तो हम इस पूरे सिक्योरिटी के लेंगे। जितने भी ये पीले पीले कलर की है, येलो कलर की, ये हमारी सभी येलो कलर वाली सिक्योरिटी की ही फाइल है। तो हम अभी हमारा ये चेक करेंगे पहले पूरी चीज़ हो गई कि नहीं हुई।
तो हम ये देख रहे हैं कि लोन 0 भी आ गया, लोन 1 भी आ गया, लोन 2 आ गया, लोन 3, लोन 5, 4, ठीक है, इतना मेरे पास आ गया। तो अब हम सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे, अपने यूएफएस को हम फॉर्मेट करेंगे। तो आएंगे 1 सेकेंड, जी एक क्वेश्चन। जी लोन 5 थे तो लोन 4 आपने रेट किया है। हाँ, तो लोन 0 1 हो गया, लोन 2 2 हो गया, लोन 3 ओके लोन क्लियर 5 हो गया। क्लियर। ठीक, क्लियर है। तो यहाँ डिस्कशन में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ डायरेक्ट आप यूएफएस को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पे यस करने के लिए आप बैकअप लेना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट बैकअप आप ऑलरेडी आप इम्पोर्टेंट है तो उसको लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। तो एक बार हम यस करके देख लेते हैं। ऑल डाटा हम इरेज कर रहे हैं, पूरा इरेज कर दिए। देखिए यहाँ पे लिखा है इरेज टैक्स इन्वेंट्री डिवाइस, ठीक है, प्लीज वेट इरेज ऑल टैक्स ड्यूरेशन। 0 सेकेंड में इन्होंने टास्क को डन कर दिया, मतलब हमारी मेमोरी कार्ड पूरी तरह से फॉर्मेट हो गई। अब ये चेकिंग कैसे होगी, तो चेक करेंगे। यहाँ पे ये चेक करने की ऑप्शन दिया है। तो अभी देखे थे कि आपका लोन 0 में बहुत सारे फाइल थे, लोन 2 में बहुत सारे फाइल थे, लोन 3 में बहुत सारे फाइल थे, लोन 4 में भी बहुत सारे फाइल थे। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारी सारी फाइलें गायब है, 0 हो गया। जी जी, पूरी फाइलें हमारी फॉर्मेट हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ का काम खत्म हो गया। जीपीटी पार्टीशन सबसे पहले हम बनाएंगे। तो हम पार्टीशन में जाएंगे, यहाँ जीपीटी क्लिक करेंगे। जीपीटी क्लिक करने के बाद हम अपने फ्लैश फाइल से ही जीपीटी बनाएंगे ना, जीपीटी काउंटर। तो हम डाउनलोड किए थे डाउनलोड में, तो डाउनलोड में जाएंगे। डाउनलोड में कहाँ है डाउनलोड, ये डाउनलोड में जाएंगे, 146B पे जाएंगे। यहाँ CSV फाइल हम सेलेक्ट करेंगे और राइट करेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे मेन में जाएंगे तो देखिए ये ऑलरेडी राइट हो जाती है, लेकिन हम लोग पार्टीशन में यहाँ राइट कर लेंगे, ठीक है, यस कर लेंगे ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से राइट हो। फिर हम चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि हमारा जीपीटी काउंटर बना कि नहीं। तो काउंटर को हम पहले सेलेक्ट करेंगे, काउंटर हमारा बनना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो मेन इम्पोर्टेंट है वो देखिए 52 हमारे पार्टीशन काउंटर मिल गए हैं, जिसमें 0 में हमारे सिक्योरिटी रहता है, तो ये पार्टीशन मेरा बनेगा। और लोन 1 लोन 2 ब्लैंक रहेंगे, और लोन 3 में हमारे पार्टीशन रहेंगे, और लोन 4 भी हमारा ब्लैंक रहेगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम पार्टीशन में जाएंगे। पार्टीशन में जाके हम सेलेक्ट करेंगे उस सिक्योरिटी फाइल को जो हमने दोनों लिया है। तो एक फर्स्ट मैंने EFC फाइल को लिया था, तो हम लोग जाएंगे EFC फाइल को लेंगे जो हमने रखा हुआ था सिक्योरिटी में। कहाँ रखा था भाई, A14। अभी A14 मैंने डाउनलोड किया था, A14 फोल्डर बनाया था, A14 यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखिए CSV ये लिया था ना, तो EFS में EFS डालेंगे, और SECFX में SCFX डालेंगे। ये डाल के फिर हम इसको राइट कर देंगे, यस करेंगे। अभी देखेंगे मेन में हमारा ये राइट हो गया। आप चेक करेंगे, अभी हमारा जो था यहाँ 0 को 4 के बाद कुछ नहीं था। अब देखेंगे हमारी सिक्योरिटी आई कि नहीं। सिक्योरिटी का मतलब होता है IMEI नंबर आना और सीरियल नंबर आना, ये हमारी सिक्योरिटी होती है। देखिए अभी हमारा यहाँ पे IMEI नंबर आ गया और सीरियल नंबर हमारा आ गया, फिर मॉडल भी हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम चाहे तो इसको निकाल के हम बोर्ड में फिक्स कर सकते हैं, या तो फिर हम यहीं पे फ्लैश कर लेंगे। तो फ्लैश यहीं पे कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। तो पार्टीशन में जाएंगे, लोन 0 में जाएंगे। अब यहाँ पे हम जो प्रोग्राम हमने डाउनलोड करके रखा था, डाउनलोड में 146B इसको क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम CSV फाइल को सेलेक्ट करेंगे, दूसरे नंबर पे BL को सेलेक्ट करेंगे, तीसरे नंबर पे CP को करेंगे, और सबसे लास्ट में AP, ठीक है। फिर इसको हम राइट कर देंगे, यस करेंगे, और हमारा ये फाइनली हमारा राइट हो रही है। ये हमारी आखिरी स्टेप है। इसके बाद हमारी फ्लैश फाइल भी हमारे UFS में फ्लैश हो गई है, पूरी तरह से सॉफ्टवेयर हो जाएगी। अब हम डायरेक्ट केवल चिप ऑफ कर देंगे, हम अपनी चिप को निकालेंगे यहाँ बॉक्स से, और बोर्ड में फाइनली हम एकदम डायरेक्ट
रिवॉल्व करके डाल देंगे, हमें कोई भी फाइल डाउनलोड करने की या डालने की जरूरत नहीं है, फ्लैश करने की जरूरत नहीं है। ये हम एक तरीके से फ्लैश ही यहाँ पे कर रहे हैं। वो डायरेक्ट जैसे हम ओडिन टूल से करते हैं या किसी अन्य टूल से करते हैं, तो वही चीज़ हमारी यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ से इस स्टेप को करना बहुत ज़रूरी है। पहले CSV फाइल लेना है, फिर उसके बाद BL फाइल लेना है, फिर CP लेना है, सबसे लास्ट में AP लेना है। इस सीरियल नंबर को ध्यान देना है। और अभी देखिए, अभी वहाँ पे जो आया था हमारे कि हमको सीरियल नंबर ही दिखा था और IMEI नंबर दिखा था, लेकिन हमें उसके अंदर के फुल सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं दे रही थी। अभी जब ये चढ़ जाएगी तो फिर हम चेक करेंगे और देखेंगे पूरी की पूरी डिटेल हमको शो करेगी कि हमारा कौन सा फाइल चढ़ा है, कितने एंड्रॉयड कौन सा है, हमारा US कौन सा है, 15 है कि 16 है कि 17 है, क्या है, वो भी पूरा डिटेल शो करेगी। कौन सी फाइल चढ़ी है, कब की चढ़ी है, सारी डिटेल हमको शो करेगी। तो हमको समझ में आ जाएगा कि मेरा फ्लैश हो गया है। ये हमारा क्वालकॉम का, अगर सैमसंग का है उसका स्टेप है। अभी मीडियाटेक का अलग होता है, एक्जॉनस का अलग होता है। तो इस तरीके से सभी फाइलों को अलग अलग तरीके से हम लोग मेंटेन करें। Flash 64. अशोक सर, एक मिनट सर, कस्टमर आए हैं, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। अच्छा 1 मिनट। ये देखिए टास्क डन हो गई है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसी लगले और देखते हैं क्या डिटेल है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ सारी चीज़ें, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। ये कंप्लीट हो जाएगी ना हमारी। ये देखिए, अभी देखिए पूरी सॉफ्टवेयर की डिटेल देखिए आ गई ना। ये हमारा फाइनली डन हो गया। यही इतना पूरा रिपोर्ट आना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है ना सर? ओके ओके सर।